हेलो यू ऑल। चलो स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा लेक्चर। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक पे। पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि मैंने आपको लास्टली क्या पढ़ाया था, ताकि थोड़ा सा एक मेरा फ्लो मेंटेन रहे आपको आगे बताने के लिए। देखो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह के बारे में और या फिर कैनोनिकल एग्जाम्पल के बारे में। ठीक, देखो यार, उसमें ना मतलब कंफ्यूज मत होना। कैनोनिकल एग्जाम्पल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनते हैं वहां से, वहीं से मेन क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिस्टिक्स के। अगर वो पार्टीशन फंक्शन और ये सब में थोड़ा सा अगर घुमाएगा या खेलेगा ना, तो बेसिकली वो वहीं से पूछता है चीजों को, वो वहीं से टर्न करता है ना। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। और जो मैंने कल आपको बताया था ना कि सिंगल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन Q1 निकलता है नॉर्मली, और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए Q1 की पावर n हो जाती है। ठीक, डिस्टिंग्विशेबल के लिए अगर इनडिस्टिंग्विशेबल है तो वहां पे Qn की पावर n करके अपॉन में n फैक्टोरियल करते हैं। ठीक, इस बात को माइंड में लेके चलना। ठीक है, अच्छा, मगर एक बात और ध्यान रखो। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन की, देखो क्वेश्चन की वर्डिंग्स पकड़ना कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर वो नॉर्मली आपको पार्टीशन फंक्शन लिखने को दे दिया फर्मियंस का, बोसॉन्स का, तो उसको उस तरीके से करना जिस तरीके से मैंने बताया है आप लोग को। ओमेगा निकालना, ठीक है, उसको निकालने के बाद एनर्जी लेवल को डिफाइन करना, फिर पार्टिकल्स को फिलअप करना। फर्मियंस है तो अलग, बोसॉन्स है तो अलग। पार्टिकल्स को फिलअप करने के बाद उनकी लिखना एनर्जी, और उसके बाद लिखना पार्टीशन फंक्शन। वहां पे कोई Q1 Qn का कॉन्सेप्ट मत करना। ठीक है, वहां पे कोई Qn Q1 का कॉन्सेप्ट मत करना कि वहां 3 पार्टिकल है तो पावर की कर दे 3। ये सब वहां पे मत करना। ठीक है, जब आपको ना पार्टिकल, जब आपको क्वेश्चन में ऐसा ना मेंशन करेगा, वो जब वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए बात करेगा, तो वहां पे क्लियरली वो पावर n वो खुद लिख के देगा आपको। n खुद वो लिख करके देगा कि आपको इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए निकालना है, देन वहां पे वो चीज अप्लाई करना, वैसे मत करना। ठीक है, अच्छा, अब जनरली एग्जाम में ये जो पावर n वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आता नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने आज तक सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन देखा है उसका, बाकी ये आता नहीं है। ठीक है, बट स्टिल ऑन गेट और जेस्ट में ये ज्यादा पूछा जाता है इन कंपैरिजन टू CSIR में इतना नहीं आता। CSIR में ना वो नॉर्मल पार्टीशन फंक्शन आता है, जिस तरीके से आपको मैंने फर्मियन, बोसॉन इन सब का निकालने को बताया था ना, उस तरीके से आता है। बेसिकली इसका नहीं आता, ये सब में ज्यादा गेट और जस्ट में ही पूछता है। बट स्टिल ऑन, अब आपको हम पढ़ा रहे हैं तो अलग से थोड़ी आएंगे पढ़ाने, है ना, उसके लिए। इसीलिए माइंड में रखो, हम हर कुछ बताते चल रहे हैं आपको, चीजों को समझो कि हम क्या बोल रहे हैं। और यार प्लीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको कहाँ पे क्या लगाना है, कहाँ पे क्या नॉर्मल रखना है, कहाँ पे किस तरीके से किसको डील करना है, आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। टेलीग्राम पे मैंने आपको शीट सेंड कर रखी है, उसको देखो, लगाओ, समझो। जो नहीं आ रहा है मेरे से पूछो, मगर काम करो। ठीक है, करोगे तभी समझ में आएगा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स। हमने आपको फॉर्मूले बता दिए, सब कुछ बता दिया, मगर किस चीज को कहाँ अप्लाई करना है ये तो आपको क्वेश्चन करके ही समझ में आएगा ना, है ना। ट्राई आउट करो, जितने से हो सके उतने तुम क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो। फिर जहां अटके, फिर तो मैं हुई हर चीज के लिए। ठीक, अच्छा चलो, अब तुम लोग को मैंने बताया था कैनोनिकल के बाद मैग्नेटिक मोमेंट, उसमें भी कैसे काम होता है वो आप लोग को मैंने बता दिया था। ठीक है, उसका बहुत ज्यादा माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस होंगे, वो जब हम फॉर्मूला शीट बनाएंगे तो हम आपको वहां प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, उसका कुछ भी नहीं घुमाता वो। अगर आना होगा तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा, वो और कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब हम आपको फॉर्मूला शीट बना के देंगे 1 या 2 दिन में, देन हम आपको वहां पे कर देंगे मेंशन। ठीक है, अच्छा, अब आओ आगे। अब चलते हैं हमारे टेनेट लास्ट ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल पे। ठीक, अच्छा, अब ग्रैंड कैनोनिकल एग्जाम्पल को पढ़ने के लिए देखो, तुमको
मैंने जो स्टार्टिंग में इसका दिया था ना डिस्क्रिप्शन, सेम वैसे ही होगा। ये भी तो वही है, मेंटल कॉपीज है। ग्रैंड कैनोनिकल एंजाम्बल इज ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल सिस्टम दैट आर मैक्रोस्कोपिकली डिफरेंट बट मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट। इसमें क्या कांस्टेंट होता है? म्यू वी टी। म्यू केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रख करके यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए हम हीट रिजर्वायर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल इट मीन्स एन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे पार्टिकल्स का भी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग में, इसलिए ये ओपन सिस्टम कहा जाता है। और क्योंकि पार्टिकल का सराउंडिंग हो रहा है सिस्टम में, इसलिए हम इसको पार्टिकल रिजर्वायर भी कहते हैं, जिससे ये पार्टिकल के सिस्टम को बैलेंस्ड रखता है, और कुछ नहीं। ठीक, अच्छा, वैसे ग्रैंड कैनोनिकल आपके एग्जाम में आता नहीं है। अगर इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो भी देखो ये बाकी के दो एग्जाम्पल के कंपैरिजन में ना ये आपका थोड़ा सा ज्यादा टफ पड़ता है, क्योंकि पार्टिकल्स की ना सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपना अपना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। उसमें केमिकल पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना इट्स अ टीडियस वर्क। केमिकल पोटेंशियल को कांस्टेंट रखना इट्स अ टीडियस वर्क, इसलिए ये इतना ज्यादा नहीं आता है। ठीक है, आपका माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल डेफिनेटली पूछता है, नेट में पूछता है, गेट में तो और ज्यादा पूछता है ना। माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल का मतलब बनता है ना पूछने का। देखो, अब उससे आप आराम से नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हो, और आप एंट्रोपी निकाल सकते हो। और एंट्रोपी तो समझो यार, आपको तो हर सिस्टम की चाहिए ना, तो एंट्रोपी तो मस्ट है, तो वहां पे वो अच्छा खासा काम आ जाता है। कैनोनिकल का अभी आपने देखा ही कितना सारा है यूज। यहाँ पे इसीलिए यूज नहीं आती क्योंकि बेसिकली हमको जो चीज चाहिए वो तो हम वहां से निकाल चुके हैं ना, फिर हम यहाँ से मेहनत करके क्यों निकालें। वैसे अगर आपका मन करे, कोई अगर ज्यादा भावुक हो रहा हो, तो उसको भी मैं बताऊं। देखो, अगर आपको कैनोनिकल ग्रैंड कैनोनिकल पे काम करना है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम आपका म्यू वी टी कॉन्स्टेंट है। ठीक, जो मैंने कैनोनिकल के टाइम पे आपको समझाया था वही आप यहाँ कोशिश करो। यहाँ का मेन लीडिंग वेरिएबल क्या है? फाई, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था। फाई इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन जेड, जिसमें से कि आपका जेड क्या है? ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। उसको निकालना अभी हम आपको बताते हैं। वैसे कोई मतलब नहीं है, देखो उसके जानने का कोई मतलब नहीं है कि वो एग्जाम में आता नहीं है। तो बट अगर आप कहो कोई अगर बुरा मान गया तो, है ना, देखो उसका ना एक फॉर्मूला होता है ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन निकालने का। एक फॉर्मूला होता है GS, जिसमें से कि आपका G क्या है? डीजेनरेसी। GS इंटू ई की पावर माइनस एल्फा NR इन माइनस बीटा ES, ई की पावर माइनस एल्फा NR माइनस बीटा ES, जिसमें से कि E क्या होता है? आपकी एनर्जी, N होता है आपका नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्वेश्चन में दिया होता है, अल्फा बीटा इसके कांस्टेंट होते हैं, और G आपका होता है डीजेनरेसी। ठीक, G फिर से सुनो मेरी बात, Z होता है ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है GS। अब साइलेंट लगा दोगे आगे, क्योंकि ये सम कंटेन करता है, ये भी एज लाइक पार्टीशन फंक्शन। तो यहाँ पे होगा क्या? GS इंटू ई की पावर माइनस एल्फा NR माइनस बीटा ES, जिसमें से कि ES आपका होता है एनर्जी जो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, N आपकी होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगी, अल्फा बीटा होता है कांस्टेंट, और G होता है आपका डीजेनरेसी। बस, ठीक। अच्छा, अगर आपका पार्टीशन फंक्शन निकल जाता है तो जो आपका लीडिंग वेरिएबल है उसका क्या आपका एक मैंने आपको बताया भी फॉर्मूला ना, फाई इज इक्वल टू माइनस के टी एल एन जेड। जेड वहां पे रखो अपना पार्टीशन फंक्शन,
के आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर, उसको लॉग के टर्म्स में रखो, उठा करके आप करो, आपका फाई निकल आएगा। फाई आपका लीडिंग वेरिएबल है। अच्छा, ग्रैंड कैनोनिकल में भी आप सेम तरीके से पूरा जैसे निकालते हो ना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट, सब कुछ आप निकालने जाओगे। देखो, जो दो मशीन गन्स बताए थे उन दोनों को उठाओ, उन दोनों को डिफरेंशिएट करो, तुमको चाहिए फाई। ठीक, फाई का एक फॉर्मूला ये भी होता है, u माइनस टी एस माइनस म्यू एन। नोट कर लो, फाई इज इक्वल टू u माइनस टी एस माइनस म्यू एन भी होता है। इसको तुम डिफरेंशिएट करो, तुम्हारा टी डी एस और एस डी टी आएगा, इसमें तुम्हारा डी यू आएगा। डी यू इज इक्वल टू तुम्हारा एक मैंने तुमको बताया था, डी क्यू माइनस टी डी एस प्लस पी डी वी एच वन। उसको उठा के उसकी वैल्यू पुटअप करो, तुम्हारा एक इक्वेशन निकल के आएगा। तुम्हारे पास कितने कांस्टेंट हैं? 3 है, म्यू वी टी। एक बार म्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वी और टी को कांस्टेंट रखो, एक बार वी के रिस्पेक्ट में करो, म्यू और टी को कांस्टेंट रखो, और एक बार टी के रिस्पेक्ट में करो, म्यू और टी को कांस्टेंट रखो। इस तरीके से करते जाओगे, तुम्हारा अपने आप सारा, जैसे तुम्हारा कैनोनिकल में निकला था ना, वैसे सारा अपने आप निकलता चला जाएगा। दो मशीन गन, इसका मेन एक इक्वेशन, और तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको भी इतना ज्यादा क्लियर करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता नहीं है। अगर आपको किसी सिस्टम, देखो पहले तो एग्जाम में ना क्वेश्चन में ये लिखेगा ही नहीं कि आपको इसको ग्रैंड से सॉल्व करना है कि कैनोनिकल से कि माइक्रो कैनोनिकल से। पहले तो एग्जाम में देखो ये चीज लिखेगी ही नहीं चीजें। मैंने आपको बताया था ना, तीनों को सॉल्व करोगे, रिजल्ट किसी भी चीज सिस्टम का सेम आएगा। आप ना करके देखो, किसी सिस्टम की आप एंट्रोपी निकालो, एंट्रोपी माइक्रो कैनोनिकल से निकालोगे तो भी वही आएगा, ग्रैंड से निकालोगे तो भी वही आएगा, कैनोनिकल से निकालोगे तो भी वही आता है। बस 3 अलग अलग मेथड्स हैं सिस्टम को स्टडी करने के। ठीक है, तो जो आपको क्वेश्चन देगा ना, वो आपको डायरेक्ट मतलब पूछता है कि किस तरीके से आपको चीजों को आपको कंडीशन दे देगा, पार्टिकल्स या डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, या उसकी एनर्जी ये है वो है, और आप इसकी एंट्रोपी निकालो या प्रेशर निकालो। तो वो काम तो आप कैनोनिकल से भी कर सकते हो ना यार, इजिली। ज्यादा फैलाने की क्या जरूरत है, अगर पूछा तो, है ना। तो इसीलिए इसका बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ कभी कभी इसका ना जो ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन निकालने का तरीका है, जिसमें कि अल्फा बीटा कांस्टेंट आ रहा है ना, जब आप इसको लॉग में डालोगे और फिर जब आप इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दोगे ना, तो यही सब चीजें ना मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट कर देती हैं इक्वेशंस को। तो यार एग्जाम में थोड़ी इतना टाइम होता है कि इतना कॉम्प्लिकेट करके लेके चलोगे, है नहीं। तो इसीलिए अगर मेरे हिसाब से देखो तो लीव यार, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, ये बात भी है कि अगर तुम लोग पढ़ रहे हो तो भाई पूरा ही पढ़ो, है ना, छोड़ के भागने की क्या जरूरत है, पूरा ही पढ़ो। बस दैट्स वाई हम तुम लोग को हर कुछ बता रहे हैं। बाकी ना तुम लोग ना ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि अभी जब तुम लोग को हम देंगे ना, फॉर्मूला शीट लिख के देंगे ना, तो उस फॉर्मूला शीट में भी हम इसको मेंशन कर देंगे, क्योंकि भाई फॉर्मूला शीट अगर बनना चाहिए तो फिर वो कंप्लीट बनना चाहिए ना, सबका बनना चाहिए। तो उसमें भी हम आप लोग को इस चीज को पूरा मेंशन करके दे देंगे। ठीक, आई होप ग्रैंड कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हमारा मेन आइजिंग मॉडल पे। ठीक, अब बात करते हैं आइजिंग मॉडल पे। तो आइजिंग मॉडल पे बात करने से पहले इसके पीछे की कहानी जानते हैं भाई, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, बिना कहानी जाने थोड़ी ना आगे चीजें बढ़ती हैं। तो पहले हम जानते हैं कि आइजिंग मॉडल क्या है, क्यों है, इसको क्यों आना पड़ा, और क्या प्रोस्पेक्टस है इसके यहाँ पे होने का। ठीक, इसकी कहानी समझते हैं। देखो, हाँ, तुम लोग को मैं समझाऊं किस तरीके, देखो सुनो, तुम लोग को मैंने पिछले जब हम तुम लोग को एग्जाम्पल पढ़ा रहे थे, तो एग्जाम्पल पढ़ाने से पहले तुम लोग को मैंने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाया था, फेज स्पेस पढ़ाया था, ध्यान है नालायको, ध्यान तो होगा ही। देखो, अब मैंने तुम लोग को पढ़ाया था फेज स्पेस। ठीक, फेज स्पेस में फेज पॉइंट्स भी थे ना,
यार मुझे लगता नहीं, पता नहीं तुम लोग को याद है कि नहीं याद है। लाओ पूरा ही बता देते हैं। थोड़ा सा ना एक मतलब एक माहौल सेट होना चाहिए पूरा का पूरा। बात कर रहे हैं तो पूरी कंप्लीट ही बात कर लेते हैं, है नहीं। देखो तुम लोग को मैंने जो बताया था वो तुम लोग को मैंने बताया था फेज स्पेस। ठीक, अब फेज स्पेस क्यों डिफाइन करते हैं? फेज स्पेस क्यों डिफाइन करते हैं? जब हम पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं तो हम स्टैटिस्टिक्स में एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल की स्टडी करते हैं। तो एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल की स्टडी हम किस तरीके से उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं फेज स्पेस से। ठीक, जो कि ग्राफ होता है पोजीशन और मोमेंटम का। ठीक, इसमें कई सारे पार्टिकल्स होते हैं जिन पार्टिकल्स को हम फेज पॉइंट भी कहते हैं। इनका जो एक एवरेज एनर्जी निकलता है या फिर जो एक एवरेज निकलता है वही हम कहते हैं कि वो उस पूरे सिस्टम का है। ठीक है, वो उस पूरे सिस्टम का एवरेज है, उसी को हम आगे लेके कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी फेज स्पेस की। अच्छा, अब होता क्या है कि अगर आपके सिस्टम में मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दूं, मेरी बात ध्यान से समझना। अभी हम क्या समझाने की सब कोशिश करें, ध्यान सुनना मेरी बात। ठीक है, आपका कोई सिस्टम है, ठीक, वो अभी नॉर्मल वे में है। ठीक है, अभी वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कुछ भी अप्लाई नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसके पार्टिकल्स हियर एंड देयर मूव कर रहे होंगे, मतलब ओरिएंट अगर उनके पार्टिकल्स का अगर मैं डायरेक्शन देखूं, देखो आप कहोगे तुम पार्टिकल का डायरेक्शन कैसे होता है। सुनो, जब पार्टिकल आपके एक सिस्टम में है ना, तो उनपे अगर हम कोई फील्ड या कोई फोर्स या कुछ भी अगर हम प्रोवाइड ना करें तो वो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं ना। मान लो कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई वैसे है। ठीक, अब वो ऐसे ऐसे। अच्छा, अब अगर हम उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दें, आपके सिस्टम में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दें तो वहां पे क्या हो जाएगा, सारे पार्टिकल आपके एक साइड ओरिएंट हो जाएंगे एक साइड ओरिएंट। ठीक, अच्छा देखो अब मेरी बात समझो ध्यान से। होता क्या है, जैसे कोई सिस्टम है, ठीक, उस सिस्टम के कई सारे पार्ट्स हैं। कैसे मैं समझाऊं, देखो तुम लोग को ये वाला फिगर दिख रहा है, यहाँ पे ये फिगर दिख रहा है, इसको ध्यान से देखो कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जैसे मान लो सपोज दैट कोई सिस्टम है, ठीक, कोई मान लो एक ही सिस्टम है पूरा बड़ा सा। इस सिस्टम के अंदर छोटे छोटे सिस्टम्स होंगे, है ना, छोटे छोटे होंगे सिस्टम्स ना, बिल्कुल, जो कि अपने अपने हिसाब से होंगे। ठीक, अच्छा, अब उन छोटे छोटे सिस्टम्स में से कई सारे पार्टिकल्स होंगे, एक के अंदर तो कई सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक, अच्छा, अब मान लो इसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं, मान लो इस बीच वाले के अंदर कई सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक, अब ये पार्टिकल्स क्योंकि इनका जो एवरेज साइड होगा वो इधर के साइड होगा। ठीक, अब क्योंकि इनका एवरेज साइड इधर के साइड होगा तो इधर का इन सारे पार्टिकल्स को हटा करके एक हम एरो पुट कर दे इधर के साइड, जो इन सब का एवरेज दिखा रहा होगा, जिसको हम टीनी डाइपोल भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप का ये चीज इस साइड ओरिएंट कर रहा होगा और हम इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दें, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे यहां पर, तो देखो जैसे मान लो इस सिस्टम में पार्टिकल ऐसे है, इस सिस्टम में पार्टिकल ऐसे है, इसमें पार्टिकल ऐसे होगा। जब आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे ना तो ये पता है क्या करेगा, ये ना अपने जस्ट बगल वाले, जैसे ये इसके तो सारे पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साइड में होंगे ओरिएंट। ठीक, अच्छा, अब ये क्या करेगा, इसके जस्ट जो बगल वाला वॉल होगा ना, सटा हुआ नेबर वाला, ठीक है, ये उसको अपने में कंबाइन करके उसके पार्टिकल्स को भी सेम डायरेक्शन में टर्न कर देगा। जरूरी नहीं है कि ये बगल वाला किया है तो इसी को करे, ये इसको भी कर सकता है। ठीक है, ये अपने बगल वाले को लेकर के भी सेम में टर्न कर देगा। फिर
जब ये हो गया तो ये फिर अपने बगल वाले को लेकर के सेम डायरेक्शन में टर्न कर देगा। ठीक है, ऐसे क्या होता है, ये अपने बगल बगल वाले को लेकर के टर्न कर देंगे। ध्यान से सुनना, ये इसको नहीं कर सकता। ठीक है, ये जब भी करेगा अपने बगल वाले को ही टर्न करेगा। अच्छा, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि हम आपको क्या समझा रहे हैं? देखो, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर कई अपने छोटे छोटे सिस्टम्स हैं। उस सिस्टम्स में से कई सारे पार्टिकल्स का अपना एक अलग अलग मूवमेंट, एक अपना अपना डायरेक्शन है। उसके डायरेक्शन को मान लो मैंने एक एरो से डिफाइन किया कि इसका एवरेज डायरेक्शन ये है। ठीक है, बात समझ में आती है भाई? अच्छा, फिर क्या होता है कि जब आप वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके मान लो किसी एक सिस्टम के पार्टिकल सबसे जो लास्ट में होगा ना, वो ओरिएंट कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। फिर क्या होता है, वो जस्ट अपना सटा हुआ जो उसका होगा ना नेबर, उसको ले लेगा और फिर उसके पार्टिकल्स को भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमा देगा। फिर वो अपने नेबर को लेगा, फिर उसको घुमा देगा, फिर वो अपने नेबर को लेगा, फिर उसको घुमा देगा। ऐसे करते करते ऐसा होता है कि पूरे सिस्टम का जितने पार्टिकल्स होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट हो चुके होंगे। ठीक, आप लोग अब तक जब भी पढ़े होंगे या जितना भी पढ़े होंगे, आप लोग यही पढ़े हुए होंगे ना कि मैग्नेटिक फील्ड लगाया, पार्टिकल हो गया तुरंत ओरिएंट। भाई, पार्टिकल तुरंत थोड़ी ओरिएंट होता है, कई सारे पार्टिकल तुरंत थोड़ी हो जाएंगे ओरिएंट। सब पे तो नहीं लग रहा होगा ना। जैसे सपोज करो मैं यहाँ लाइन से ढेर सारे बंदों को खड़ा कर लूं, ठीक है, बहुत ढेर सारे लड़कों को मैंने लाइन से खड़ा कर दूं। अगर मैं यहाँ पहले वाले एक लड़के को ढकेलूं तो यही गिरेगा ना, फिर ये अपने बगल वाले को ढकेलेगा, फिर वो उसके बगल वाले को ढकेलेगा, फिर वो उसके बगल वाले को ढकेलेगा, तब ना सारे गिरते हुए जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं एक को ढकेलूं तो सबसे आगे वाला भी गिर जाएगा अपने आप ही। वो तो पॉसिबल है नहीं ना। सब अगर आपस में सटे हुए हैं, पास पास है, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक होगा ना, काम होगा इस तरीके से। ठीक है, यही काम होता है। इसी चीज को हम स्टडी करते हैं, इसी चीज के स्टडी को हम बोलते हैं आइजिंग मॉडल। मेरी बात समझ में आई? इसी चीज को हम स्टडी करते हैं और इसी चीज को हम बोलते हैं आइजिंग मॉडल। इसका एक और नाम होता है फेज ट्रांजिशन ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम। मैग्नेटिक सिस्टम है, मतलब एक सिस्टम है, उसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करी तो वो मैग्नेटिक सिस्टम बन गया। अब क्योंकि नॉर्मल फेज स्पेस में हम पोजीशन और मोमेंटम की बात करते हैं ऑन एन एवरेज, इसलिए यहाँ पे भी हम नॉर्मली फेज स्पेस की तरह ऑन एन एवरेज पार्टिकल के बिहेवियर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको फेज ट्रांजिशन ऑफ मैग्नेटिक सिस्टम भी कहा जाता है। ट्रांजिशन वर्ड यहाँ पे क्यों लगा है? क्योंकि पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट था, मैग्नेटिक फील्ड लगा तो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड को हटा लोगे तो वो वापस से अपने फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ट्रांजिस्ट हो जाएगा, अपना पाथ बदलेगा। ठीक है, इसलिए वहां पे ट्रांजिशन का वर्ड यूज हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है फेज ट्रांजिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा, इसको अगर मैं नॉर्मल वे में कहूं तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि आइजिंग मॉडल ना एक स्टडी है फेज ट्रांजिशन की मैग्नेटिक सिस्टम में। मेरी समझ रहे हो अब मतलब हम क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं? ठीक, आइजिंग मॉडल एक स्टडी है फेज ट्रांजिशन की एक मैग्नेटिक सिस्टम में इन डोमेन थ्योरी। अब मैंने डोमेन का वर्ड यूज किया, डोमेन का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, एक सिस्टम में अलग छोटे कई सारे सिस्टम्स हैं, तो उनको हम ऐसे डोमेन ट्रीट कर सकते हैं, डोमेन बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डोमेन थ्योरी के हिसाब से अगर हम वहां पे मैंने डोमेन का वर्ड यूज किया, तो अगर मैं आपको एक नॉर्मल चीज बोलूं, एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोलूं कि इन डोमेन थ्योरी as we know that मैग्नेटिक सिस्टम वाला वर्ड लीव करो, मैग्नेटाइजेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल डोमेन इज रैंडम
ओरिएंटेड मतलब एक एक डोमेन का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो एक रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहा होगा, ठीक है। एंड व्हेनेवर वी अप्लाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन द डोमेन they start collapsing with their nearer domain and forms a bigger domain, and magnetization of this collective domain is in the direction of applied field। समझ में आ रहा है? जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो आपके वो जो छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं वो अपने नेबरिंग साइड से कोलैप्स करते हैं, उनके साइड वो ओरिएंट होने की कोशिश करते हैं, फिर उनसे कोलैप्स होकर के वो एक बड़ा डोमेन बनाते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके पूरे सिस्टम का एक डोमेन बनता है जिसका साइड उस हिसाब से होगा जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक। अच्छा, ये होता है आपका आइजिंग मॉडल, इसी को आइजिंग मॉडल कही जाती है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है? अब इसमें हम इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें जो एनर्जी होती है ना हैमिल्टोनियन की, आई मस्ट से, रुको सुनो मेरी बात, एक चीज और सुनो पहले उसके बाद बताते हैं हैमिल्टोनियन की बात। देखो यहाँ पे आइजिंग मॉडल हमेशा किसके लिए? इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के लिए लगता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के लिए नहीं लगेगा तो वो डोमेन कैसे बनाएगा, ठीक है। अगर एक परफेक्ट आइडियल सिस्टम की बात करें तो वहां पे फेज ट्रांजिशन नहीं होता क्योंकि वहां पे परफेक्ट स्पिन्स होते हैं, इसलिए वहां पे पार्टिकल्स नॉन इंटरैक्टिंग होते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि फेज स्पेस वहीं अप्लाई होता है जहां पे पार्टिकल इंटरैक्टिंग होता है। इसका मतलब वहां पे क्लासिकली पार्टिकल ट्रीट हो रहा होता है। जब आप पार्टिकल को क्लासिकली ट्रीट करोगे तभी तो फेज सिस्टम बनाओगे, फेज सिस्टम में तभी तो आप पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिफाइन करोगे। अगर वो नॉन इंटरैक्टिंग होगा या फिर इसकी स्पिन डिफरेंट होगी तो यार आप खुद सोचो वहां पे आप फेज स्पेस कैसे बना सकते हो? हाइजेनबर्ग फॉलो करेगा ना। अगर वो नॉन इंटरैक्टिंग होगा तो वो क्वांटम पार्टिकल होगा, क्वांटम पार्टिकल होगा तो वो हाइजेनबर्ग को फॉलो करेगा। अगर वो हाइजेनबर्ग को फॉलो करेगा तो वहां पोजीशन और मोमेंटम आप निकाल सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है ना निकालना वहां पर। तो नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स में आइजिंग मॉडल नहीं लगता है, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स में आइजिंग मॉडल लगता है। मैंने कहीं एक जगह क्वेश्चन देखा था लिखा हुआ, उसमें वहां पे एनर्जी पूछी थी फेज आइजिंग मॉडल में नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स के लिए फेज ट्रांजिशन की एनर्जी पूछी थी। वहां पे अगर फेज ट्रांजिशन अप्लाई हुआ है तो वहां वो 0 हो जाएगा, ठीक है। कहीं पूछा था, मैंने देखा था, मुझे ध्यान था, इसके लिए मैंने कहा बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। अच्छा, अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है, या तो कॉम्बिनेशंस दिए होंगे हैमिल्टोनियन निकाल दो, या तो हैमिल्टोनियन दिए होंगे और आप उसका एवरेज एनर्जी या पार्टीशन फंक्शन वैसे निकाल दो, ठीक है। अच्छा, अब वो कैसे निकलता है? हर एक स्पिन का अपना ओरिएंटेशन होता है प्लस और माइनस का। देखो प्लस और माइनस का इसलिए होता है कि या तो वो पॉजिटिव वे में मूव करेगा, ठीक, या तो वो नेगेटिव वे में मूव करेगा। थर्ड ओरिएंटेशन तो होता नहीं है उसका, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, ठीक। वैसे ही उसी तरीके से इसका दिया जाता है या तो प्लस या तो माइनस, ठीक। अच्छा, अब आपका जो सिस्टम होगा जो आपको दिया हुआ होगा एज लाइक मान लो कोई हैमिल्टोनियन दिया है, सपोज मान लो वहां पे कोई हैमिल्टोनियन दिया है। अच्छा, तुम्हारे सिस्टम ना कई टाइप के हो सकते हैं। कई टाइप के मतलब कई टाइप के सिस्टम होने का मतलब होता है कि जैसे वो दो लीनियर सिस्टम हो सकते हैं। लीनियर सिस्टम होगा तो वहां पे 2 मॉलिक्यूल होगा, जब वहां पे 2 होगा तो आपको S1 और S2 दिया होगा,
जिसकी एक की वैल्यू +-1, दूसरे की भी वैल्यू +-1 होगा। ठीक, जब आपको ट्रायंगुलर सिस्टम होगा तो वहां पे 3 पार्टिकल्स दिए होंगे, S1 S2 S3, कभी कभी 4 दिए हुए होते हैं, S1 S2 S3 S4। खैर इतना ज्यादा आता नहीं है, बेसिकली 3 तक ही जाते हैं। ठीक, अच्छा अब होता क्या है, अगर S1 S2 दिया है या S1 S2 S3 दिया है, आप ना इसके पॉसिबल वेज लिख लो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लिखते हो ना 1 1 1 -1 0 का खेल खेलते हो ना डिजिटल उसमें, तो यहाँ पे भी वही खेल खेलो, +1 और -1 का इस्तेमाल करो, बस चीजें अपने आप होती जाएंगी। अगर आपको मैं 3 लेवल दे दूं S1 S2 S3, अब आपको मैं बोलूँ उसके पॉसिबल वेज क्या होंगे, तो 3 है तो उसके पॉसिबल वेज कितने होंगे, 8 होंगे। 3 है तो उसके पॉसिबल वेज कितने होंगे, 8 होंगे। अगर आपको मैंने 2 दिया है तो उसके पॉसिबल वेज कितने होंगे, आराम से लिखते जाओ, 1 बाय 1 लिखते जाओगे, चीजें अपने आप निकलती चली आएंगी। ठीक, अच्छा इसमें जो आपका हैमिल्टोनियन दिया होगा वो मान लो वो ना जैसे दिया हुआ होगा, आपका क्वेश्चन में ही पुटअप करा होगा कि आपका इस पार्टिकल का ये हैमिल्टोनियन है और फिर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, इट कैन टेक आइदर प्लस और आइदर माइनस। फिर वहां पे आप क्या करोगे, चुपचाप से बड़े प्रेम से अपना हैमिल्टोनियन रखो। हैमिल्टोनियन में तुम्हारा SIJ होगा या फिर SI × SJ होगा या SI + SJ होगा, ऐसे होगा एक ऑपरेशन जिसमें से कि तुम्हारा IJ क्या है, वही तुम्हारा +1 -1 है ना। अच्छा अब क्या होता है कि तुमने एक लिख दिया नॉर्मली S1 S2 S3। अब S1 S2 S3 में +1 +1 +1 +1 +1 -1 ऐसे करते करते पॉसिबल वेज बना लो, जो आए उसको हैमिल्टोनियन में पुटअप करो। हैमिल्टोनियन में पुटअप करने के बाद अपनी आप एनर्जी निकालो। जब आपकी एनर्जी निकल गई तो एज इट इज एक टेबल बनाओ, इसमें एनर्जी लिखो, एक साइड डीजेनरेसी लिखो। जो आपको एनर्जी पता है, डीजेनरेसी पता है, तो आपका आराम से पार्टीशन फंक्शन निकल आएगा। पार्टीशन फंक्शन निकल आएगा तो एवरेज एनर्जी निकल आएगी। कोई दिक्कत है, दुखी हो रहे हो हैं, आसानी से निकल आएगा ना। देखो अब मुझे लगता है कि मुझे आपको ना एक क्वेश्चन पहले बताना चाहिए। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा एक क्वेश्चन देखो, आ जाओ। देखो एक एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हैमिल्टोनियन गिवन नहीं है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, लेट यू हैव 3 आइजिंग स्पिन्स एंड ईच कैन टेक +-1 वैल्यूज एंड फाइंड आउट पार्टीशन फंक्शन फॉर द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर। ट्राइंगल है तो वहां पे 3 होगा ना, S1 S2 S3। ठीक, देन interaction strength parameter is same for each possible pairs। ठीक है, इसका वैसे कोई मतलब नहीं है, बट लिखा रहता है क्वेश्चन में ये। अब सुनो, यहाँ आपका S1 S2 S3 3 यहाँ पे यूज हो रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस क्वेश्चन में हैमिल्टोनियन नहीं गिवन होता है आइजिंग मॉडल में, उसका एक स्टैंडर्ड हैमिल्टोनियन होता है। ये देखो, ये आपका एक स्टैंडर्ड हैमिल्टोनियन होता है, इस बात को ध्यान रख लो, कहीं लिख के रख लो। जिस क्वेश्चन में हैमिल्टोनियन गिवन होगा उसकी तो कोई बात ही नहीं है, हैमिल्टोनियन रखो और अपना निकाल ले जाओ। जिसमें हैमिल्टोनियन गिवन नहीं होगा उसका एक ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हैमिल्टोनियन का। ठीक, अच्छा ये आपका एप्सिलॉन क्या है, ये 1 2 2 3 3 1 सारे मतलब पॉसिबल वेज। यहाँ पे हमने 3 की बात करी है ना, S1 S2 S3 ही तो है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ देखो क्या कर सकते हो आप, एप्सिलॉन S1 S2 S2 S3 S3 S1, और कोई पॉसिबल है नहीं ना, पॉसिबल यही है ना बस। ठीक, एप्सिलॉन IJ मतलब जब यहाँ 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ फिर 1 ही रहेगा, यहाँ पे कुछ और नहीं लिखोगे आप। ठीक है, यहाँ पे देखो S1 S2, यहाँ पे आप चाहो तो एप्सिलॉन 1 2 लिख सकते हो। एप्सिलॉन 1 2 आपका डिफाइन करता है कि वो S1 और S2 के लिए है, मगर इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसको डायरेक्ट एप्सिलॉन ही लिख के चल सकते हो। ठीक है, इट्स ओके। 1 2 जो आपका मेन डिफाइन करता है ना, वो S1 S2 के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, आप इस फॉर्मूले को जब आप 3 के लिए पूछा गया है तो आप इसको एक्सपेंड कर दो चुपचाप से, प्रेम से।
S1 S2, S2 S3, S3 S1, और कोई पॉसिबल वे तो है नहीं, ये एक्सपेंड हो गया, फिर माइनस बी और सम ऑफ SI मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक, मतलब ये आपका एक पॉसिबल हैमिल्टोनियन हो गया, ये एक स्टैंडर्ड हैमिल्टोनियन है। ठीक है, अच्छा अब देखो, जब आपका S1 S2 S3 की बात हुई है तो देखो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस देखो, पहले तो देखो 8 होंगे। ठीक, अब इसको तुम ध्यान से देखो, 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 1, इसी तरीके से और भी कोई पॉसिबल वेज होंगे इसके, है नहीं ना। बस अब देखो, अब इन S1 S2 S3 की वैल्यू अपने इस इक्वेशन में रखो। जैसे मान लो तुमने पहला वाला पार्ट उठाया, ठीक है, अब तुम इसमें S1 की वैल्यू 1 1 1 इसको रखो, इस पूरे को, और यहां से H निकालो, और H निकाल के यहाँ पे रखो, ये तुम्हारी होगी एनर्जी। ठीक, ऐसे ही तुम ये इसको देखो, +1 माइनस 1 मतलब S1 +1 S2 +1 S3 -1, इसकी वैल्यू उठा करके तुम यहाँ पे रखो, इसको निकालो, कैलकुलेट करो, तुम्हारा यहाँ पे निकल आएगा H होगी तुम्हारी एनर्जी। ठीक, सारा ऐसे ही कैलकुलेट करके निकालने के बाद एक बनाओ टेबल हमेशा बना के चलो, इससे काम आसान होता है। ठीक है, देखो एक मैंने बनाया टेबल, जिसमें से कि एक तरफ लिखी है मैंने एनर्जी, एक तरफ लिखी है मैंने डीजनरेसी। एनर्जी लिखो, डीजनरेसी लिखो। जब आपको ये मिल गया तो आपको पार्टीशन फंक्शन लिखने में कौन सी बुराई है? उसमें क्यों बुरा मान रहे हो? पार्टीशन फंक्शन तो निकल आएगा ना आराम से। ठीक है, बहुत इजी होते हैं आइजिंग मॉडल के क्वेश्चन, ध्यान रखो 5 नंबर दे के जाता है ये फ्री फंड के, कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस थोड़ा सा एक्सपेंड करना होता है भाई, कुछ नहीं करना होता है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, यहां पे तुम्हारा हैमिल्टोनियन गिवन है S1 S2, यहाँ पे 2 आइजिंग स्पिन्स यूज किए गए हैं, एक S1 एक S2, और यहाँ पे आपका हैमिल्टोनियन गिवन है। ठीक, अच्छा, बट यहाँ पे तुम्हारे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि S आपका होगा 0 या ±1, ये हो सकता है। अब आपको यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन निकालना है। अब देखो, या तो पॉसिबल वेज तुम देखो 0 और 1 लेके चलो, पहले ना तुम एक एक को लेके चलो, जैसे देखो जैसे मैंने करा है ना वैसे देखो, ऐसे ना कंफ्यूजन नहीं होती है, ऐसे दूसरे साइड से ना कंफ्यूज हो जाता है इंसान। देखो इसकी वैल्यू 0 और ±1 है, इसका मतलब पहले 0 लिख लो। ठीक, अब 0 से 0 का 1 से एक कॉम्बिनेशन होगा, 0 से 0 का कॉम्बिनेशन होगा, और एक 0 का -1 से कॉम्बिनेशन होगा। 0 के तो और कोई कॉम्बिनेशन होंगे नहीं। ठीक, अब 0 का काम खत्म। अब 1 लिख लो, 1 का 1 से कॉम्बिनेशन होगा, 1 का 0 से होगा, 1 का -1 से कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, अब देखो -1 का लिख लो, -1 का 1 से होगा, -1 का 0 से होगा, और -1 का -1 से कॉम्बिनेशन होगा। और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इन तीनों के? देख लो ध्यान से, बुरा मत मानना भाई कि हमने कोई गलत करा है, नहीं, ध्यान से देख लो तुम सारे के सारे भी, कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है नहीं। ऐसे पता एक एक करके लेके चलोगे ना तो काम आसान होता है, थोड़ा सा हमें पता होता है कि हम सही में जा रहे हैं, और वैसे ना मतलब कंफ्यूजन हो जाती है दिमाग में कि कहाँ देखना है, कैसे देखना है। अब देखो आपको S1 S2 की वैल्यू निकली एक। ठीक, इसको उठा करके अपने हैमिल्टोनियन में पुटअप करो, यहाँ पे तुम्हारी निकलेगी एनर्जी। देखो S0 S1 2, यहाँ देखो रखोगे 0 नहीं आ जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेट करते चले जाओ, तुम्हारा H कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा यही N निकल जाएगा एनर्जी। एनर्जी निकलने के बाद फिर प्रेम से बनाओ एक टेबल जिसमें से तुम्हारी एनर्जी हो, तुम्हारी डीजनरेसी हो, तुम इसको लिखो। जब ये निकल जाए तो तुम्हारा पार्टीशन फंक्शन निकल आएगा। एग्जाम में क्या पूछता है, या तो पार्टीशन फंक्शन पूछेगा या तो तुमसे एवरेज एनर्जी पूछेगा। अगर पार्टीशन फंक्शन निकल गया है तो एवरेज एनर्जी भी निकल जाएगी, जब ये निकल गया है तो एवरेज एनर्जी भी निकल आएगी, पार्टीशन फंक्शन भी निकल आएगा, काम आसान तो हो ही जाएगा। ठीक, मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा हम क्या समझाने की कोशिश किए हैं सबको। देखो तुम लोग को मैंने बताया अभी सारा आइजिंग मॉडल का। देखो यार, मुफ्त के नंबर होते हैं, 5 नंबर ऐसे ही देके जाता है, वो उसमें होता कुछ नहीं है। और जो आपका वो हैमिल्टोनियन भी पूछता है ना, तो हैमिल्टोनियन कहाँ से निकला आइजिंग मॉडल में, आप खुद ही सोचो। वहां पे 2 टाइप की होगी आपकी एनर्जी, एक उस पार्टिकल का खुद का होगा, और एक वो एनर्जी होगी जो वो बगल वाले से कोलैप्स कर रहा होगा, है ना।
उन लोग को कोलैप्स करने में, स्ट्रेंथ को चेंज करने में कोई एनर्जी लगेगी, ठीक, तभी तो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट होगा ना। इसीलिए आइजिंग मॉडल में आप हैमिल्टोनियन लिखते हो, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हो, उस एनर्जी से भी आप पार्टीशन फंक्शन वगैरह निकालते हो एक सिस्टम का, वो भी वही काम करता है। आइजिंग मॉडल मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा सबको कि वो होता क्या है और हम उसको पढ़ते क्यों हैं और उससे हम निकालने की कोशिश क्या करते हैं, ठीक है। जिसको एक बार में समझ में ना आए दोबारा वीडियो देखो, समझ में आएगा। मेरा टाइम ना वेस्ट करो, अब बहुत गर्मी हो रखी है यार। देखो चलो अब आइजिंग मॉडल के तुम लोग क्वेश्चंस वगैरह करो, जितने करोगे उतना हाथ तो तुम लोग का क्लियर होगा उसमें, ठीक है। जहां अटको वहां तो मैं हूं। अच्छा, अब जाते जाते एक और टॉपिक क्लियर करके जाते हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम स्टार्ट कर सकें आराम से, ठीक है, डायरेक्ट। अच्छा, आपका वो टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। सुना तो होगा, आता है पेपर में, चाहे गेट हो चाहे नेट हो, ठीक। अच्छा, अब इसमें ना या तो अगर आप थ्योरी के हिसाब से जाओगे ना तो बड़ा लंबा चौड़ा देखो डेरिवेशन है, उससे चीजें बाहर आती हैं, मगर सीधे सरल भाषा में 5 मिनट सुनो कि हम क्या बता रहे हैं, अपने आप उसका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। पहले तो सुनो, तुम पहले पहचानोगे कैसे कि वो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहचानने पे तो आना चाहिए, क्वेश्चन में लिखेगा थोड़ी कि ये क्या है, ठीक है। उसको तुम पहचानोगे ऐसे कि देखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी केवल और केवल क्लासिकल स्टैट पे लगती है। मेरी बात समझना, जहां क्वांटम होगा वहां पे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी फेल हो जाती है, वो केवल और केवल क्वांटम पे लगती है। जहां पे कि आपका थर्मल इक्विलिब्रियम हो या फिर सिस्टम आपका कांटेक्ट में हो हीट रिजर्वायर के, ठीक है। आपको क्वेश्चन में जब देगा ना तो आपका जो लैंग्वेज देगा ना वो आपको ऐसे देगा कि मान लो पार्टीशन, आप लॉ ऑफ क्या, आप एनर्जी निकालो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का, या फिर वहां एमबी स्टैट्स लग रहा हो, या फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन हो, या फिर वो आपका एवरेज एनर्जी या मीन एनर्जी पूछे क्लासिकल पार्टिकल का, ठीक है। तो ऐसे आप कह सकते हो। अच्छा, अब इसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट दूं, बुरा तो नहीं मानोगे, ऐसे कैसे मान लोगे यार स्टेटमेंट सुने बिना है। चलो देखो, अगर इसके लिए मैं आपको एक स्टेटमेंट पास करूं कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ठीक, सुनो, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट थर्मल, देखो इसके लिए अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट पास करूं कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम obeys classical statistics is distributed equally in all degree of freedoms, is distributed equally in all degree of freedoms, ठीक है। इसी को आपका, यही आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी है। इसका मतलब आपका एक सिस्टम में आपका एनर्जी इक्वली पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यही आपका है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। अच्छा, इसका एक सिंपल सा फंडा, अगर आपका सिस्टम, अगर आपका नॉन रिलेटिविस्टिक केस दिया है तो वहां पे एक का कंट्रीब्यूशन हाफ केटी होता है, और अगर आपका रिलेटिविस्टिक केस दिया है तो वहां पे एक का कंट्रीब्यूशन केटी होता है। मेरी बात फिर से सुनो, अगर सिस्टम नॉन रिलेटिविस्टिक है तो उस एक का कंट्रीब्यूशन हाफ केटी होता है, अगर सिस्टम रिलेटिविस्टिक है तो वहां पे एक का कंट्रीब्यूशन केटी होता है सिर्फ, ठीक। अच्छा, अल्टरनेट यही होता है। अगर आपको मैं एक जैसे दे दूं कि देखो इसकी ना एक इक्वेशन होती है जनरल, वो सुनो,
जनरल इक्वेशन कैसी, मतलब जैसे जैसे देखो, जनरल एक्सप्रेशन जो होता है वो ये होता है, E इज इक्वल टू अल्फा, जो कि आपका कुछ भी होगा, मान लो कोई नंबर है, अल्फा इज इक्वल टू P की पावर S1 प्लस बीटा इंटू एक्स की पावर S2। S1 और S2 आपका कोई पावर है, मान लो, ठीक। फिर से मेरी बात सुनो, E इज इक्वल टू अल्फा P की पावर S1 प्लस बीटा एक्स की पावर S2, जिसमें से कि अल्फा बीटा कोई कांस्टेंट है, कुछ भी वहां पर गिवन है, P और X आपका वो एक्सप्रेशन में है, ठीक है, और S1 और S2 आपका पावर है। इसका जब आप इंटरनल एनर्जी निकालोगे तो वो निकलता है 1/S1 इंटू के टी प्लस 1/S2 इंटू के टी, ठीक। अच्छा, एग्जाम्पल, अगर मैं एक नॉर्मल एक्सप्रेशन लू, P स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, सुनो, P स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे P पे पावर क्या है, S1 क्या है, P स्क्वायर बोला ना मैंने, S1 क्या है 2, और X पे पावर क्या है S2 2, मैंने X स्क्वायर बोला ना, तो आप इसका जब इंटरनल एनर्जी आप अगर इसकी लिखोगे तो 1/2 kT प्लस 1/2 kT, इसका मतलब टोटल जोड़ो kT, तो इस सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा kT। अब एक और एग्जांपल लो, तुम लोग बुरा मान गए तो, है ना, अगर E इज इक्वल टू अल्फा वाई स्क्वायर दिया है, मान लो E इज इक्वल टू अल्फा वाई स्क्वायर दिया है, इसका मैं पूछूं कि इस एनर्जी लेवल का इंटरनल एनर्जी क्या है, भाई जरा मेरे को बता दो। तो भाई सिंपल सी बात है, जो भी वहां पे दिया है पावर, ठीक, यहाँ पे देखो दो तो है नहीं, प्लस 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 करके यहाँ पे सिंगल है, तो सिंगल की जो पावर दी हुई है, पावर किसकी दी हुई है, वाई स्क्वायर बोला ना मैंने, 2 दिया हुआ है पावर, तो आप क्या लिखोगे 1/2 kT। इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हुई, हाफ kT, ठीक। अच्छा, अब सपोज दैट एक और ले लो, तुम लोग बुरा मान गए तो, है ना, देखो अगर मैं तुमको बोलूं कि E इज इक्वल टू जेड अल्फा जेड क्यूब प्लस बीटा P की पावर 4, सपोज दैट, अगर एनर्जी आपको मैं बोलूं कि भाई तुम्हारे पास एक एनर्जी है जो E इज इक्वल टू अल्फा जेड की पावर क्यूब प्लस बीटा P की पावर 4 है, इसका मेरे को इंटरनल एनर्जी बता दो, क्या निकलेगा। पहले वाले के लिए सुनो, अल्फा जेड क्यूब है, मतलब 1/3 kT प्लस P की पावर 4 है, इसका मतलब 1/4 kT, दोनों को ऐड करो, 1/3 kT प्लस 1/4 kT को ऐड करो, होल सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक। अब मेरी बात सुनो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी केवल और केवल क्लासिकल पे अप्लाई होगा, ठीक। देखो अगर वहां पे क्वांटम होगा तो फर्मियॉन्स होंगे या बोसॉन्स होंगे, जो फर्मियॉन्स या बोसॉन्स होंगे तो उनका इंटरनल एनर्जी पार्टीशन फंक्शन कैसे करना है आपको कैलकुलेट, वो मैंने आपको पिछले बता ही दिया था, ठीक। अच्छा, क्लासिकल पार्टिकल का भी कैसे पार्टीशन फंक्शन निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया था, मगर इन एग्जाम अगर आपको क्लासिकल पार्टिकल का फंक्शन मतलब पार्टीशन फंक्शन पूछ दिया या फिर इंटरनल एनर्जी पूछ दिया, वैसे देखो पार्टीशन फंक्शन पूछता नहीं है क्लासिकल पार्टिकल का, बेसिकली इंटरनल एनर्जी पूछ दिया, तो उसको इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए भी तो पहले पार्टीशन फंक्शन निकालोगे तभी तो निकलेगा। पार्टीशन फंक्शन में इतने सारे हैं, वो तुम्हारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन लगा करके, है ना, तो इतना ज्यादा काम करने से बेटर इसका इस्तेमाल करो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी का इस्तेमाल करो क्लासिकल के लिए, ये क्लासिकल के लिए ही अप्लीकेबल होता है, ठीक है, इसको यूज करो, इससे डायरेक्ट तुम्हारा इंटरनल एनर्जी निकल के आ जाएगा, ठीक है।
नॉर्मली लिखो, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी तुम्हारी आराम से निकल के आ जाएगी, तुम आंसर पे टिक मार दो डायरेक्टली। ठीक, अगर किसी को बुरा लग रहा हो, सपोज दैट तुम लोग में से अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो एक बार खुद से करके देख लो। जो आपको मैंने क्लासिकल का बताया था पार्टीशन फंक्शन, एक बार उससे पूरा इंटीग्रेट करके पार्टीशन फंक्शन निकाल के एवरेज एनर्जी निकाल के देखो सेम सिस्टम का, और एक बार इससे निकाल के देखो एक लाइन में सेम सिस्टम का, दोनों सेम आएगा। मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, वरना आपको हम पूरा करके दिखाते। हमको चीजों को एक्सपेंडली छोटा करके लेके चलना है ना, इसलिए हम आपको सब कुछ शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन दोनों को करके देखो, सेम आता है रिजल्ट। तो जब रिजल्ट सेम आ रहा है तो हमें इतना तामझाम मचाने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट इसी को याद रख लो, थोड़ा सा दिमाग में रख लो। थोड़ा सा ट्रिकी है, दिमाग में थोड़ा सा एज ए ट्रिक याद रख लो, अपने आराम से इससे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, बट इसकी लिमिटेशंस होती हैं कि ये केवल क्लासिकल पार्टिकल पे लगता है। ठीक, बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे, मतलब जहां पे पार्टिकल की हाई डेंसिटी हो, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के मॉडल में या ब्लैक बॉडी रेडिएशन में या कंडेंसेशन फिनोमेना में, ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक, ये एप्लीकेबल वहां पे नहीं होता क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, वहां पे नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, तो वहां पे क्वांटम अप्लाई होता है, ये वहां पे अप्लाई नहीं होता। ठीक, ये क्लासिकली चीजों पे अप्लाई होती है। अच्छा, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तुम देखो केटी आता है ना, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, रूम टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए और बहुत नीचे टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये मिडिल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है यार, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, मिड टेम्परेचर में ही पार्टिकल क्लासिकली बिहेव कर सकता है। अगर वो बहुत हाई टेम्परेचर पे चला गया तो बहुत ज्यादा, मान लो जैसे सपोज दैट तुमको बताते हैं, मान लो तुम पानी रखो, ठीक है, अगर वो रूम टेम्परेचर पे है तो वो नॉर्मल अपने फॉर्म में है। अगर मैं उसको बॉईल कर दूं, मतलब मैं उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा मैं इसका इंक्रीज कर दूं, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा वो इंक्रीज हो जाएगा वहां पर, तो वो बॉयल होने लगेगा। जब वो बॉयल होगा तो बहुत जल्दी उसके पार्टिकल, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी भागेंगे नहीं। जब वो इतनी जल्दी भागे तो वो क्लासिकली क्या रह गए, वो तो नॉन इंटरैक्टिंग हो गए ना। जब वो नॉन इंटरैक्टिंग हो गए तो फिर वहां पे क्लासिकल का वो तो क्वांटमली बिहेव करने लगे ना। अब अगर उसी पानी को तुम फ्रीज कर दो बहुत लो लेवल पे आकर के, तो वो सारे पार्टिकल्स तो कंबाइन होकर के एक ही बन गए ना। कंडेंसेशन फिनोमिना में वो वहां पे अलग अलग कहाँ रह गए। अगर पार्टिकल अलग अलग नहीं रह गए तो आप सेम पार्टिकल का सेम जगह पे आप पोजीशन और मोमेंटम कहाँ निकाल सकते हो, फ्रीज्ड पार्टिकल तो सारे कंबाइन हो जाते हैं ना, उनका पोजीशन और मोमेंटम निकाल सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो वो वहां क्वांटमली बिहेव करने लगते हैं। जो बॉयल पार्टिकल्स, जब आप पानी को बॉयल कर रहे थे तो वहां पे भी इतना तेज थे उसके पार्टिकल और उसके मॉलिक्यूल्स आपस में भाग रहे थे, सब हो रहा था, तो वहां पे भी आप उनका सेम वे में आप उनका पोजीशन और मोमेंटम कहाँ डिफाइन कर सकते हो, कर ही नहीं सकते। तो वो वहां पे क्वांटम मैकेनिकली बिहेव कर रहा है। जब वो आपका पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे था तो वो नॉर्मली था, अब आप वहां पे उसका पोजीशन और मोमेंटम प्रिसाइसली उसको डिफाइन कर सकते हो। जब डिफाइन कर सकते हो नॉर्मली, तब तो यार फिर पार्टिकल नॉर्मल क्लासिकली बिहेव करेगा ना, अगर वो हाइजेनबर्ग को फॉलो नहीं करेगा तब। ठीक है, इसीलिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी केवल और केवल क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए ही होती है वैलिड, क्वांटम के लिए वैलिड नहीं होती। ठीक, बहुत बोल लिया यार, एनर्जी बड़ी चली गई। चलो, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने वे में तो मैंने बड़े शॉर्ट तरीके से समझाया है, बाकी आप देखो कोई कंफ्यूजन होगी, कोई चीज़ होगी तो मुझसे पूछना, हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। बाकी आज का लेक्चर बस करते हैं, इतना काफ़ी है। फिर कल हम आपको क्वांटम स्टैट पढ़ाते हैं। क्वांटम स्टैट मेरे को लगता है हार्डली एक दिन बहुत है क्वांटम स्टैट के लिए भी। ठीक, हम आपको क्वांटम स्टैट थोड़ी सी पढ़ा देते हैं पूरा का पूरा। क्वांटम स्टैट पढ़ाने के बाद मेरी तरफ से स्टैट कंप्लीट।
चलो अच्छा, तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टिल देन बाय बाय।